हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने हमारे पिछले यूट्यूब वीडियो में समानता अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे और हमने समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे समानता के अधिकार में अनुच्छेद 17 से। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17 से बात करेंगे। अनुच्छेद 17 किस बात के बारे में कहता है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है। किसका? अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है। अंत का उल्लेख है यानी जो छुआछूत की भावना है उसके अंत करने का उल्लेख अनुच्छेद 17 में है। छुआछूत की भावना का अंत करने का उल्लेख अनुच्छेद 17 में है। इससे संबंधित अस्पृश्यता का अंत करने के लिए सबसे पहले सन 1955 में एक अधिनियम आया था और उस अधिनियम का नाम था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। कौन सा आया था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। इस छुआछूत की भावना को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने सबसे पहले 1955 में एक अधिनियम बनाया था और उस अधिनियम का नाम था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। फिर 1976 में इसका नाम बदल दिया। इस अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का 1976 में नाम बदल करके क्या कर दिया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या कर दिया इसका? 1976 में नाम बदल करके इसका नाम रखा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में इस अस्पृश्यता की भावना का अंत करने के लिए जो 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया था उसी का नाम बदल करके 1976 में भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम रखा। इसके बाद में फिर 1989 में फिर भारत सरकार ने इसका फिर चेंज किया सन 1989 में और इसका नाम रखा SC अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अत्याचार निवारण अधिनियम क्या रखा? 1989 में SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम रखा। तो वापिस देखो, अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के अंत से है। भारत सरकार ने इस अस्पृश्यता या छुआछूत की भावना खत्म करने के लिए 1955 में एक अधिनियम बनाया, एक कानून बनाया और उसका नाम रखा 1955 का अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। 1976 में इसका नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम रखा। फिर 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जिसका नाम रखा गया। इस अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2018 में सुप्रीम कोर्ट में इस जो SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम था इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सन 2018 में एक याचिका लगाई। उसका नाम था SK महाजन ने। SK महाजन बनाम महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र का थे तो इन्होंने महाराष्ट्र सरकार एक सुप्रीम कोर्ट में एक चुनौती याचिका लगाई और जब 2018 में लगाई, किसने लगाई? SK महाजन। किसके खिलाफ लगाई थी? जो SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम था। इस अधिनियम के विरुद्ध 2018 में SK महाजन बनाम महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई और याचिका लगाई, इसको चुनौती दी, इसको ख़त्म कराने के लिए। जब मार्च 2018 में मार्च 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय देते हुए क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय देते हुए कहा था कि इसको सही ढंग से लागू किया जाए। क्या कहा? कि जो ये अधिनियम है इसको क्या किया जाए? सही ढंग से लागू किया जाए।
सही ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, पहले उस मुकदमे की जांच हो, उसके बाद में व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहा कि कई ऐसे केस देखे उन्होंने, कई ऐसे केस आए जो झूठे केस में कई लोगों को फंसाया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पहले जिस व्यक्ति के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया है, उस मुकदमे की पहले पुलिस जांच करनी चाहिए, और जांच के बाद में यदि सही पाया जाता है तो उसके बाद में व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए, पहले गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। जब इस सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, तब इसके विरोध में 2 अप्रैल 2018 को, कब ये निर्णय के जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, तो इस निर्णय के विरुद्ध 2 अप्रैल 2018 को संडे के दिन, किस दिन? संडे के दिन एससी और जो एसटी के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति और जो जनजाति के जो लोग हैं, उन लोगों ने भारत बंद का आह्वान, भारत बंद किया। क्या उन्होंने? भारत बंद किया। और भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा भारत बंद हुआ उस दिन। तो भारत बंद किया। तो इस भारत बंद करने के कारण तत्कालीन सरकार जो उस समय नरेंद्र मोदी की जो 2018 में सरकार थी, तो सरकार इस भारत बंद के कारण घबरा गई, और सन 2018 में पुनर्संशोधित एक्ट लेकर आई। एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, ये नया एक्ट लेकर के आई मोदी सरकार, और इसे सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, उस निर्णय क्या कर दिया, इन्होंने बदल दिया। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उस निर्णय क्या कर दिया, भारत सरकार ने बदल दिया, और वापस 1989 का जो ये एससी एसटी जो एक्ट था, इसी अधिनियम को पुनः 2018 में इसको संशोधित कर वही अधिनियम लागू किया गया। इसमें यह हुआ कि जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है, पहले इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार करने के बाद में उसकी जांच की जाएगी। इस प्रकार अब नया एस प्रस्ताव 2018 का पुनर्संशोधित एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया। ठीक है, अनुच्छेद 17 हो गया। अनुच्छेद 17 वापस देखो, अनुच्छेद 17 में एस प्रस्ताव का अंत है। एक बात, इस एस प्रस्ताव को अंत करने के लिए सबसे पहले भारत सरकार ने 1955 में एस प्रस्ताव निवारण अधिनियम बनाया। 1976 में एस प्रस्ताव निवारण अधिनियम का नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम रखा। फिर 1989 में इसमें संशोधित करते हुए इसका नाम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम रखा। 2018 में एस के महाजन बना महाराष्ट्र सरकार ने एक वाद हुआ, और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट में जो एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम था, इसके खिलाफ याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2018 में निर्णय देते हुए कहा कि इस कानून को या इस अधिनियम को सही ढंग से लागू किया जाए, कि पहले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, उस व्यक्ति का पहले उसकी जांच की जानी चाहिए, उसके बाद में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। लेकिन 2 अप्रैल 2018 को उस संडे के दिन एससी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा जब भारत बंद किया गया, तो इस बंद के जो निर्णय को देख करके तत्कालीन सरकार नरेंद्र मोदी सरकार है, वो इस निर्णय से डर गई, और उन्होंने इस निर्णय से डर गई। एससी एसटी जो भारत बंद किया था, वो इससे डर गई, और उन्होंने इस निर्णय को बदलते हुए पुनर्संशोधित 2018 में एससी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पुनर्संशोधित लागू किया। इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, उस निर्णय को भारत सरकार ने बदल दिया। इसलिए अब जो 1989 का एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम था, वही लागू रहेगा, उसकी वही शब्दधारा लागू रहेगी। इसके बाद में हम अनुच्छेद 17 कंप्लीट, अनुच्छेद 18 पढ़ेंगे। कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में किसका प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया। किसका? उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया। उपाधियों का अंत।
तो अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? उपाधि की, लोगों को जो उपाधि नहीं दी जाएगी, इस उपाधियों का अंत किया गया अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में क्या किया गया? उपाधियों का अंत किया गया। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947, जो स्वतंत्रता अधिनियम आया था, कौन सा अधिनियम आया था? 1947 में आया था, स्वतंत्रता का जो अधिनियम आया था 1947 में, जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम आया गया था, तो इस 1947 से पहले जितने भी भारतीयों को अंग्रेजों ने जो उपाधि दी गई थी, उन उपाधियों क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया था। 1947 से पहले जितने भी भारतीयों को अंग्रेजों ने जो उपाधि दी, उन उपाधियों क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। 1947 स्वतंत्रता अधिनियम में उन उपाधियों क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 18(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 18(1) कहता है कि जो सरकार है, भारत सरकार है, शिक्षा और सेना के अलावा, अनुच्छेद 18 में प्रावधान क्या किया गया है कि जो भारत सरकार है, जो भारत सरकार है, वह शिक्षा, किसमें? शिक्षा और जो सेना है, शिक्षा और सेना के अलावा किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दे सकता है। केवल 2 क्षेत्र में, क्या कहा कि शिक्षा और सेना, सिर्फ भारत सरकार 2 ही क्षेत्र में उपाधि दे सकता है। एक दे सकता है शिक्षा के क्षेत्र में और एक देता है सेना के क्षेत्र में। जैसे शिक्षा क्षेत्र में डॉक्टर की उपाधि, तो ये उपाधि दी जाती है, केवल 2 ही क्षेत्र में उपाधि दी जाती है। इसके अलावा सभी क्षेत्र में जो उपाधि दी जाती है, उन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18(1) के अनुसार केवल 2 क्षेत्र में उपाधि दे सकते हैं, एक शिक्षा के क्षेत्र में और एक सेना के क्षेत्र में। अनुच्छेद 18 हो गया। अनुच्छेद 18(1) हो गया। अनुच्छेद 18(2) क्या कहता? अनुच्छेद 18(2) क्या कहता है? अगर कोई भारत का नागरिक है, हमारे देश का कोई नागरिक है, भारत का कोई नागरिक है, यदि कोई विदेशी उपाधि लेना चाहता है, कहाँ से? भारत ने तो उपाधि का अंत कर दिया, तो कहाँ से लेगा उपाधि? विदेश से। यदि कोई भारत का नागरिक विदेश से उपाधि लेना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। कोई भारत का नागरिक यदि विदेश से उपाधि लेता है, विदेशी उपाधि धारण करता है, तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। भारत का जो राष्ट्रपति है, उसकी अनुमति लेनी होगी। इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 18(2) में किया गया है। अनुच्छेद 18(2) हो गया। अनुच्छेद 18(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 18(3) कहता है कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, कोई विदेशी नागरिक हो और भारत में किसी पद पर, जैसे विदेशी राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, तो जैसे कोई विदेशी नागरिक हो, कौन सा नागरिक हो? विदेशी नागरिक हो और भारत में किसी लाभ के पद पर हो, विदेशी नागरिक हो और भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर हो, कोई लाभ या किसी लाभ या विश्वास के पद पर हो, लाभ या विश्वास के पद पर हो, लाभ या विश्वास के पद पर हो। कोई विदेशी नागरिक भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए, विदेशी नागरिक हो, लेकिन भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर हो, पद पर है, कार्य कर रहा है, तो विदेश से है। और यदि कोई विदेशी राज्य से कोई उपाधि लेना चाहता है, किसे? भारत से भी नहीं, उपाधि किसी विदेशी राज्य से उपाधि लेना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? पहले भारत का जो राष्ट्रपति है, उससे अनुमति लेनी होगी। जो भारत का जो राष्ट्रपति से क्या लेनी होगी? अनुमति लेनी होगी। ये अनुच्छेद 18(3) क्या कहता है? वापिस सुनो। कोई भारत का नागरिक नहीं हो, कोई विदेशी नागरिक हो, भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर कार्य कर रहा हो और किसी विदेशी राज्य से ही कोई उपाधि लेना चाहता है, तो पहले उसको भारत का जो राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी होगी। अनुच्छेद 18(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 18(4) में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 18(4) में प्रावधान किया गया है कि राज्य के अधीन हमारे देश में कोई व्यक्ति लाभ या विश्वास के पद पर हो, किसके पद पर हो? लाभ या विश्वास के पद पर हो। भारत में कोई भी व्यक्ति हो जो लाभ या विश्वास के पद पर धारण करने वाला कोई व्यक्ति विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट या उपलब्धि स्वीकार नहीं करेगा। जो तक अनुच्छेद 18(4) कहता है कि भारत कोई भी व्यक्ति किसी लाभ या विश्वास के पद पर हो, धारण किया हो लाभ विश्वास के पद पर हो, तो विदेशी राज्य से कोई भी अधीन की भेंट, उपलब्धि या कोई भी पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।
बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी व्यक्ति कोई पद, उपलब्धि या पुरस्कार या भेंट स्वीकार नहीं करेगा। यह अनुच्छेद हो गया 18। अनुच्छेद 18 दोबारा एक बार फिर सुनो। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत का प्रावधान है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18(1) अनुच्छेद 18(1) ये कहता है कि शिक्षा, भारत सरकार जो शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, सिर्फ 2 ही क्षेत्र में, शिक्षा और सेना के क्षेत्र में। अनुच्छेद 18(2) ये कहता है अगर कोई भारतीय नागरिक हो किसी विदेशी उपाधि धारण करनी है, भारत का नागरिक हो किसी विदेश से उपाधि धारण करनी है तो बिना राष्ट्रपति की सहमति के बिना उसकी अनुमति उपाधि धारण नहीं कर सकता है। यदि वह विदेशी उपाधि धारण करना चाहता है तो पहले भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। अनुच्छेद 18(3) कहता है, अनुच्छेद 18(3) कहता है कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत का तो आदमी नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है और भारत में यदि किसी लाभ के पद या किसी विश्वास के पद भारत में धारण करता है, तो यदि वो विदेशी राज्य से उपाधि लेना चाहता है तो पहले भारत का जो राष्ट्रपति है उससे अनुमति लेनी होगी। बिना राष्ट्रपति के वो अनुमति के किसी विदेशी राज्य से, विदेशी नागरिक भी है, भारत में किसी पद पर है, भारत विदेशी नागरिक है, भारत में किसी पद पर है, यदि विदेश से उपाधि लेना चाहता है तो पहले भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। ये 18(3) कहता है। फिर अनुच्छेद 18(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 18(4) ये कहता है कि राज्य के अधीन, भारत के अधीन कोई भी लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।